मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके पेपर में पूरा फँसेगा। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो आपको तो पता ही होगा कि ये 2 खंडों में आना है, आ और बा। आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, जो 4 नंबर और 6 नंबर के आने हैं। तो यही सब है। तो आप सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो है नेपोलियन। सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो संप्रदाय के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो ये महामंदी के कारण गिर गई थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो एक कठोर संविधान। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो धर्म भी है और भाषा भी है, दोनों हैं। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, क्योंकि समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव ज़्यादा चल रहा है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो ये फ्रांस से हुआ। तो ड्यूक मैटनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो जोसेफ मैथ्सनी को। लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो आवाज दोनों। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक साधन है? तो ये नवीनीकरण साधन है। ये सब बनती रहती है, इसलिए नवीनीकरण साधन है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। भारत में किस राज्य की शिशु दर सबसे कम है? तो ये केरल है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यम एवं स्वामित्व के आधार पर। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूमि का उपजाऊ होना। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो ये चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो ये अधिक मजदूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ये भूतापीय ऊर्जा है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो उपरोक्त सभी। अब हम देख लेते हैं खंडवा। तो खंडवा में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। तो हम आपको अब इसके आंसर पर ले चलते हैं। ये इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लें। आर्थिक उछाल का अंत। तो इस महायुद्ध के कारण विश्व में आर्थिक उछाल का माहौल उत्पन्न हो गया था। व्यय में कटौती, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। तो इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लें। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो अब ले चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई थी और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट को महसूस किया। तो महामंदी के उत्तरदायी कारक, एक पहला उत्तरदायी कारक क्या है? तो कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बना रहना। तो पहले जो महामंदी का उत्तर कारक क्या इस तरह है, तो जिससे किसान का उत्पाद का मूल्य घट गया, क्योंकि जब उत्पादन अधिक होगा तो उसका मूल्य तो घट ही जाएगा ना। किसान से अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया गया। इससे और स्थिति खराब हो गई और कृषि उत्पादों का मूल्य भी गिर गया। अब दूसरे कारक की तरफ चलते हैं। ये दूसरा कारक इसमें क्या हुआ कि मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका जैसे कर्ज लिया और उस पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कर्ज का रुपये का निवेश किया, यानी खर्च किया। तो अमेरिका पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना फिर बंद कर दिया था। इससे बैंक धराशायी हो गई और मुद्रा का पतन हो गया। अब तीसरा क्या है कि अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। इसे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार का तबाह ठप्प हो गए और व्यवसाय भी ठप्प हो गए। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लें। भारत और महामंदी। महामंदी के कारण भारत के निर्यात और आयात का पतन हो गया और प्राथमिक उत्पादन जैसे गेहूँ, जूट और का मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के मध्य तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान बुरी तरह संकट में आ गए। इस अवधि के दौरान भारत कीमती वस्तुओं
या धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक उगाही अर्थात आर्थिक व्यवस्था को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन इससे भारतीय किसान को बहुत कम लाभ हुआ। पूरे भारत में किसानों की दशा बहुत चिंताजनक हो गई। नियमित आय वाले लोगों का मूल्य गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सवर्णीय आंदोलन को शुरू कर दिया। अब चलते हम सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। हम ले चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो उत्तर है कि लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो स्वयं संस्थानों के मध्य से स्वयं शासन करते थे तथा प्रत्येक वर्ग जिसमें जो कमजोर समुदाय भी शामिल था, सार्वजनिक नीतियां तय करने के हिस्सेदार होते थे सभी लोग। अतः लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता अधिक से अधिक नागरिकों के बीच वितरित किया जाना चाहिए था। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था बहुत से रूप ले सकती है, जैसे कि सत्ता का क्षतिज वितरण। तो सत्ता का क्षतिज वितरण किस तरीके से हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता बांटी जाती, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 भाग थे सरकार के अंग थे। ये व्यवस्था सत्ता के क्षतिज वितरण कहलाती है, क्योंकि ये सरकार के समान स्तर के अंगों की विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। दूसरा है, यह वितरण सत्ता का ऐसा पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग सत्ता का सीमित उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपका आता है संघ सरकार के सतत ऊर्ध्वाधर विभाजन, अब तो क्षैतिज विभाजन, ये ऊर्ध्वाधर है। तो सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण देश के लिए सामान्य सरकार, क्षेत्रीय, प्रांतीय स्तर पर भिन्न-भिन्न सरकारें होती हैं। संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार प्रयास संघीय सरकार कहलाती है। भारत में इसे केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार स्तर पर विभिन्न देशों के भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। तो इस तरीके से जो वितरण होता है सत्ता का, तो इस तरीके से होता है। तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ प्रांतीय राज सरकारें नहीं हैं, फिर भी देश जहाँ हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, जहाँ सरकार विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करते हैं। सत्ता या शक्ति को द्वारा विभाजन कहलाता है। यह बेल्जियम में भी पाया जाता है कि श्रीलंका में नहीं है। इसे शक्ति का संघ विभाजन भी कहा जाता है। ऐसे ही सिद्धांत सरकार निम्न इस तरह से प्रचलित किए जा सकते हैं, जैसे नगरपालिका एवं पंचायत। अब सामुदायिक सरकार तो सत्ता विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक, भाषाई समूह है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। कुछ देशों में संवैधानिक और कानूनी रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, जिनके द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं की विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व होता है। इस विधि से निम्नतर समुदायों को सत्ता को साझेदारी देने का प्रयोग किया जाता है। अब गठबंधन सरकार भी होती है। सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्षित होती है। लोकतंत्र के नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच उनके चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विभिन्न हित समूह लोकतंत्र में अनेक हित समूह को भी, जैसे व्यापारी आदि कर्मचारी, वो भी समितियों की भागीदारी करके निर्णय करने की प्रक्रिया प्रभाव लाकर सरकार की सत्ता की साझेदारी रखते हैं। अब है इसका थोड़ा में जाति की भूमिका क्या होती है, तो इस तरीके से देख लेते हैं। तो ये तो का भेदभाव है कि राजनीति जात में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, तो ये तो जातिवाद है पूरा। हम ले चलते हैं उत्तर की तरफ इसके। तो ये है उसका उत्तर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो शादी विवाह सभी में तो जात पात चलती है। सामाजिक ढांचा में जातिवाद पर याद रहती है। एक जात के समूह लोग या मिलते जुलते पेश हैं, तो भी ये जातिवाद है। समाज में मौजूद असमानताएं भारतीय जाति प्रथा आर्थिक समर्थ में भी बहुत है। इस तरीके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को अपने मत स्पष्ट कीजिए। इसमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में ही लिखना है केवल बस। तो ये है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। तो आर्थिक विकास के लिए जो ऊर्जा की मूलभूत आवश्यकता है, तो इस तरीके से आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये है, इसके ये है, तो इस तरीके से ये उत्तर पूरा होता है। अब चलते हैं इसके अथवा की तब परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के लिए जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क से तो उत्तर दीजिए। अब ले चलते हैं हम इसके उत्तर की तरफ। ये इसका उत्तर तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं तथा उन प्रदेशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने भी स्थापित करती हैं, जहाँ उसे सस्ते मजदूर और अन्य संसाधन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कंपनियाँ हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, तो ऐसा करती हैं। तो उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए, ये जो सही बात है कि उत्पादन की लागत कम करने, जो उत्पादन करना हो उसकी लागत कम हो और लाभ भी अधिक हो। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर तरह का प्रयास करती हैं कि हमें अपने अंतिम उत्पादों को वैश्विक रूप से यानी सारे विश्व में बेचती हैं और वैश्विक रूप से ही माल और सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं कि जो उन्हें चाहिए वही क्या उत्पादन करेंगे। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में भी बांटी जाती है और विश्व में जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से क्या लाभ है, तो विभिन्न देशों में उत्पादन विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनका लाभ और भी बढ़ जाता है। जब कम कीमतों पर खर्चा कम आएगा और ज़्यादा फायदा होगा, तो फायदा तो ज़्यादा होगा ही होगा। उत्पादन के विस्तार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराती हैं। देशों का उत्पादन भी एक दूसरे से जोड़ना, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, साझेदारी से तो उद्यम है। तो इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें।
संस्थानिक कंपनियां हैं, निवेश है, स्थानीय कंपनियां, अनुबंध, विदेशी व्यापार और बाजार के एकीकरण, किस तरीके से है ये। अब है अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण है, तो अच्छे बाजार की क्या प्रमुख लक्षण है तो देख लेते हैं अब। तो अच्छे बाजार की क्या विशेषता है कि विदेशी व्यापार में विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है, इसे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाह्य व्यापार आदि भी कहा जाता है। तो जो बाजार में होता है आयात निर्यात पुनर्निर्यात सम्मिलित है, तो विदेशी व्यापार में बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। तो देशों के मध्य माल और सेवाओं के आगमन की सुविधा अच्छी होती है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अथवा अपने देश बाजारों से बाहर बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादों का अवसर प्रदान किए जाते हैं। बाजारों में ग्राहकों के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। उत्पादों की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा ग्राहकों को वस्तुओं तथा सेवाओं को बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। ये अच्छे बाजारों की और वस्तुओं की उपलब्धता होती है, उत्पादन का विशिष्टीकरण होता है, उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति होती है, संकट का सामना होता है, संसाधन का समुचित उपयोग होता है, प्रतिस्पर्धा का लाभ होता है। इस तरीके से हम ये बाजार के फायदे। जैसे नंबर 3 का अथवा देख लेते हैं। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा व्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क से उत्तर दीजिए। तो ये आपका इसका उत्तर है कि संचार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहला श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, मेरे चैनल, दूरसंचार नेटवर्क, इस तरीके से टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र, भारत, इस तरीके से इसका उत्तर है। अब चलते हैं वर्णात्मक नंबर 2। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाला असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसलिए उसने क्यों स्थगित कर दिया था, यानी क्यों बंद कर दिया था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला हंसिया लगा है, तो ये 4 नंबर का है और इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था, ये 2 नंबर का है। इसी प्रकार सत्याग्रह का क्या अर्थ है, तो ये 2 नंबर का है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये 4 नंबर का है। तो हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन के अथवा के पहले वाला, तो महात्मा गांधी चलाइए असहयोग आंदोलन के बारे में जानने के लिए। तो चलते हैं इसके आंसर। ये असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मतलब था किसी का सहयोग ना करना, मतलब अंग्रेजों का भी या ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु 1919 में भारत में कुछ अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिससे गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने में विवश कर दिया। तो पहले तो ये सरकार ईमानदारी से और न्यायप्रियता से अपना काम कर रही थी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो भारत के खिलाफ थी और जो भारतीय लोगों को बुरा लगा। तो बुरा लगा, इसलिए गांधी जी विवश हो गए और उन्होंने इन घटनाओं को 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड आदि घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने भारत की लोगों का दिल दुखाया था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हमारे खर्चे नहीं चल रहे थे, जो महंगाइयाँ थी वो चरम स्थिति पर थी। तो मध्यम वर्ग के और कमजोर वर्ग के लोग, यानी कि गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग बहुत परेशान थे। इसलिए भारतीयों ने ब्रिटिश की जो भावनाओं को विरोधी भावनाओं को प्रसार कर कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। मतलब कि अपना हक मांगने के लिए भारतीयों ने आंदोलन किए। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। मतलब जैसे रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई, तो जो भारत के लोग थे वो बहुत, उनका दिल बहुत करुणा से भर गया और उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। पंजाब में हुए अत्याचारों के संबंध हंटर कमेटी की सिफारिशों ने भी सबकी आंखें खोल दी थी। इसी प्रकार से 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नीयत से लाया गया था, ना कि आम जनता की राहत के लिए। इसमें सब ब्रिटिश सरकार का ही स्वार्थ था। इसमें जो नुकसान होता था सब भारतीय लोगों को होता था। तो जो भारतीय लोग थे जो स्वशासन की मांग कर रहे थे, राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुई। तो सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करती थी भारतीयों का। तो असहयोग आंदोलन की निषेधात्मक कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन उपाधियों की मदद, अधिकारियों की वापसी, जो लोग भारतीय थे उन उपाधियों की वापसी कर दी। मनोनीत कार्यालयों की स्थानीय निकायों से इस्तीफा दे दिया। भारतीयों ने सरकारी दरबार में जाने से इंकार कर दिया। वकील द्वारा न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। तो ये इसके आंदोलन के प्रमुख कारण। जो अन्य भारतीय लोग थे उन्हें फौजों में जाने से मना कर दिया। सरकारी विद्यालय, कॉलेज, न्यायालय में 1919 अधिनियम के तहत चुनाव प्रक्रिया से विदेशी वस्तुओं का सबका बहिष्कार कर दिया। तो आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम थे, तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए और स्त्रियों ने भी बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहने एवं जेवरों को खुलकर दान दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया। जन आंदोलन बनाया गया। पूरे देश में जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जला दी गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। इनके साथ ही साथ 20 लाख चरखों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में प्रयास करना, स्वदेशी माल खरीदना और देश को लोक अदालतों की स्थापना करना प्रमुख कार्यक्रम थे। तो असहयोग आंदोलन में लोगों ने तो असहयोग आंदोलन ने लोगों ने क्या किया कि विदेशी चीज़ों का सबको बहिष्कार कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब? असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का भी निधन हो गया था। बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब ब्रिटिश ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो जून 1920 में इलाहाबाद सर्वदलीय सभा में विदेशी वस्तुएं, स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों आदि की का बहिष्कार कर दिया गया।
तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक विशेष सत्र कलकत्ता में बुलाया और इस अहिंसात्मक का असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। इसका अंतिम लक्ष्य था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, भारतीय लोगों को अपना राज्य चाहिए और अंग्रेजों को भगाना चाहिए। अब 5 फरवरी 1922 की चोरी कांड होने के पश्चात गोरखपुर जिले में कौन सी घटना हुई? चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जुलूस पुलिस पर गोलियां चलाई, जिस कारण भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें एक थानेदार 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। इस हिंसक घटना से गांधी जी दुखी हो गए कि लोगों ने तो बहुत गलत किया, इसलिए कार्य समिति पर एक बैठक बुलाई और चोरी कांड के समक्ष सत्याग्रह का आज तक आंदोलन स्थगित कर दिया और प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आंदोलन का परिणाम क्या रहे? बचता यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसान, शिक्षक, छात्रों, महिलाओं को आदि व्यापारियों को साथ लाने का काम किया था। इससे जो भारतीय लोग थे वो एक हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी गई। लेकिन इस हिंसक घटना के होने से गांधी जी क्या हुए? बहुत दुखी हो गए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे लेकिन हिंसा हो गई। तो इसलिए यह तेजी से सभी देशों में हिस्सों में फैल गया। आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता का भाव जगा दिया, भारतीयों के प्रति आज़ादी के लिए त्याग करने की भावना को भी जागृत कर दिया। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह के मानते वो गांधी जी के क्या विचार थे। तो सत्याग्रह क्या था कि सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज, इसका यही उद्देश्य था। सच्चा है आपका संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध लड़ना है हमको, तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता क्यों है? सत्याग्रह एक प्रकार का दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन ही था जो अहिंसावादी ढंग से जाना जाता था। गांधी जी द्वारा आयोजित कुछ सत्याग्रह निम्न है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। वर्ष 1916 में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों कल्याण के लिए अधिनियम पारित करना पड़ा। वर्ष 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने पर प्रलय की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान या तो माफ कर दी जाए या कम कर दी जाए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान का भुगतान अगले वर्ष ही स्थगित कर दिया। पुनः वर्ष 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की हड़ताल में हस्तक्षेप किया तथा उनके वेतन वृद्धि में सहायता के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। आठवां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो ये आंसर है कि समानता लोकतंत्र में पहला राजनीतिक सुधार। तो ये राजनीतिक सुधार है, तो राजनीतिक सुधार तो होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों को नियंत्रित कर पाने के लिए विषय में सभी सुझाव प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहलाता है। राजनीतिक सुधार को ही हम लोकतांत्रिक सुधार कहते हैं। वांछनीय सुधारों का कोई भी सूची नहीं है। समस्याओं का एक देश से दूसरे देश में से भिन्न है। सभी देशों की अलग अलग समस्याएं हैं, इनका समाधान भी अलग अलग भी होना चाहिए। हालांकि लोग राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों के लिए कुछ प्रस्ताव विकसित कर सकते हैं और सुधार की चुनौती झूठी नहीं हो सकती। अब दिशा निर्देश 4 पूछे थे तो 4 देख लो। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए नियमों और साधनों का विकास करते हैं। तो पहला सुधार क्या था? कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका। तो कानून में सावधानीपूर्वक किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करके अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन विधिक संवैधानिक परिवर्तनों द्वारा लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जब क्रिकेट में LBW निर्णयों के नियमों में बदलाव होता है तो नकारात्मक बैटिंग राजनीति को कम करने में मदद और करती है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरा है, किसी भी कानून परिवर्तन को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए, किसी इसका राजनीति पर क्या परिणाम होगा। कभी कभी विपरीत प्रभावी हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए जी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तीसरा सुधार है कि राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करना तरीकों पर होना चाहिए। चौथा सुधार है कि राजनीतिक सुधारों में किसी भी प्रस्ताव पर न केवल यह विचार करना चाहिए कि जब अच्छा समाधान क्या है, इसके बारे में भी कुछ विचार करना चाहिए। कौन इसे लागू करेगा और क्यों लागू करना है। तो अगला क्वेश्चन निकलने में वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार से उत्तरदायी जिम्मेदारियों में वैध सरकार का गठन करता है? इसका आंसर देख लेते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण के कैसे और पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो अथवा है वो क्या है? भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों को उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार भौगोलिक पश्चिमी वर्णन करिए। तो यह मोटे अनाज ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज इस प्रकार हैं, जिन्हें मिलेट कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा पाई जाती है पोषक तत्वों की पहले ज्वार। तो ज्वार में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, लोह तत्व पाया जाता है। क्षेत्रफल को तत्व दृष्टि ज्वार देश में तीसरी महत्वपूर्ण फसल। यह वर्षा पर निर्भर करती है, आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो यह बाजरा, तो यह बलुआ उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी यह उगाया जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा जस्ता आदि जो विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर रागी, यह लाल या काली बलुआ दोमट मिट्टी में पाई जाती है, अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है और इसको तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से कम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसका उत्पादक राज्य है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूचक तत्व पाए जाते हैं। भूसी में काफ़ी मात्रा पाई जाती है भूसी की। मक्का क्या है? इसका उपयोग खाद्यान्न तथा चारा दोनों के रूप में होता है तथा खरीफ की फसल है। मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए कैसे सेंटीग्रेड तापमान तथा पुरानी जलोढ़ मृदा अधिक उपयोगी होती है। उन्नत किस्म के बीज और सिंचाई के प्रयोग उत्पादन की अधिक वृद्धि होती है इसमें। अब प्रश्न नंबर 8 है, जो कि असंगठित और जो संगठित क्षेत्र वाला है, भेदभाव के कारण इस तरीके से आप कथन सहमत उत्तर दीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में, तो ये उद्यम कार्यस्थान जहाँ रोजगार की अवधि नियमित तथा सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। संगठित क्षेत्र कौन कहलाते हैं? जहाँ पर कार्यस्थान जहाँ रोजगार की अवधि नियमित और सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं।
इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएँ होती हैं जो उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान आदि जैसे विभिन्न कानून के तहत बनाए जाते हैं। नियमों का पालन। संगठित क्षेत्रों के श्रमिक को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और उन्हें समय से अधिक कार्य कराया जाता है। समय से अधिक कार्य कराया जाता है तो घंटों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त ओवर टाइम भी मिलता है। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं, ये कंपनियाँ वगैरह होती हैं जो संगठित क्षेत्र हैं, तो यही आते हैं इसमें संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? तो असंगठित क्षेत्र वे होते हैं जो एकदम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं। छोटी-छोटी बिक्री इकाइयाँ, मतलब जो सरकार में पंजीकृत नहीं होते हैं, मतलब जिनका लाइसेंस नहीं होता है, और छोटे-छोटे ये असंगठित क्षेत्र हैं। इस क्षेत्रों में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है और ओवर टाइम का भुगतान, संवितरण, छुट्टियाँ, बीमारीकरण भुगतान की छूट आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मरम्मत कार्यकर्ता, घरेलू नौकरी, इसी तरह के अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के शहरी क्षेत्रों में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे एवं सीमित किसान, कारीगर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि आते हैं। तो इसमें शामिल किसी बीमारी के कारण इस क्षेत्र में किसी भी कारण के बिना कामगार को किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र, जैसे हम मजदूरी करने जाते हैं तो ये असंगठित क्षेत्र है, कभी भी हम भगा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र कर्मचारी की सुरक्षा कौन करता है? तो असंगठित क्षेत्र कर्मचारी संरक्षण के लिए निम्न तरीके से किया जाता है। कृषि के अतिरिक्त रोजगार वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना, इस उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों जैसे बिजली, वित्त आदि का विकास करना, और संपूर्ण वर्ष ग्रामीण सभा को रोजगार उपलब्ध कराना। ये इसके और अनिवार्य बीमा प्रदान करवाना, सड़क स्कूल भवनों का निर्माण करवाना, सिंचाई और नहरों की खुदाई करवाना, ये असंगठित क्षेत्रों में आता है। तो लास्ट है मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले मूलभूत अवयवों का मुख्य वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक का ये आंसर है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा। यह मानव के विकास के मापन की सर्वोत्तम विधि है। मानव विकास सूचकांक एक विधि है जिसका उपयोग देशों को मानव का विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक की इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है या विकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और व्यक्ति आय संकेतों के लिए समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के चारों स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में महबूब उल हक तथा अन्य सहयोगी ए के सेन तथा सिंगर हंस ने किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास पर रिपोर्ट हेतु 3 अवयवों की आवश्यकताओं का आधार बनाया। मानव विकास सूचकांक की आधारभूत इकाइयों के लिए इसकी जो इकाइयाँ देख लो, मानव विकास के 3 मापदंड है या मापन है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास में। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। इस तरीके से ये इस प्रश्न का उत्तर खत्म होता है। प्रश्न हम अपनी तरफ से बता देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो ये चुनौतियाँ हैं, आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। ये चुनौतियाँ हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनौती वाला, तो इसको भी आप देख लें। अब मानचित्र संबंधी जो कार्य है वो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। पूरा मानचित्र पड़ा हुआ है, उसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड है जो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। और गांधी जी ने नमक बनाना, तो ये डांडी है। और नील की खेती करने किसान आंदोलन, अहमदाबाद। सूती मिल मजदूर, अहमदाबाद। नील की खेती वह स्थान जहाँ किसानों ने आंदोलन किया था। वही स्थान 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कहाँ हुआ था? कोलकाता, नागपुर। इस तरीके से करना है इनकी आंसर। तो नेक्स्ट समय हमने बताया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है? तो हमारा जो वीडियो का टाइटल दिख रहा होगा, उसमें मोर ऑप्शन होगा, तो मोर पे आप क्लिक करिए। मोर पे क्लिक करिए तो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो दिख जाएंगे। इस तरीके से मानचित्र संबंधी पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम में आएंगे वो पड़े हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है, तो पश्चिम बंगाल नर्मदा नदी के बांध पर बना एक चिन्ह, तो महानदी को इस चिन्ह से दिखाना है। तो ये सब हमने बताया हुआ है, तो ये आप उसमें मानचित्रकार में देख लें। धन्यवाद। हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम फ्री क्लास देते हैं और फ्री में यूट्यूब पर कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारा जो फीस की वसूली करे, और हम सभी क्लासें इसी पे वीडियो पर देते हैं। अन्य टीचरों की तरह हम कोई एप्लीकेशन नहीं बनाए हैं जो फीस का चक्कर हो।